नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। देश में इस वक्त दो तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, तानाशाही शुरू कर दी। मोदी ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो विपक्ष बिलबिला रहा है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को मोदी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कहा है और यह भी ऐलान कर दिया कि वो रुकने वाले नहीं हैं। आज सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर मोदी और मोदी विरोधियों का मंच सजा था। दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 घंटे तक इंडिया अलायंस के नेताओं ने मोदी विरोध का पूरा गुब्बारा भरा और सिर्फ 10 मिनट में ही मोदी ने विपक्ष के इस गुब्बारे की हवा निकाल दी। लोकतंत्र बचाओ वर्सेस भ्रष्टाचार हटाओ के नैरेटिव पर आप ये रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की महारैली हुई। लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी गठबंधन की यह पहली बड़ी रैली थी। भले ही यह अलायंस कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा हो, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान से एकजुटता का पूरा संदेश दिया गया। देखिए एक दूसरे का हाथ थामने के लिए कौन कौन पहुंचा हुआ था। महबूबा मुफ्ती से लेकर लेफ्ट के नेताओं तक, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, कल्पना सोरेन, सुनीता केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भगवंत मान, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन, तिरुचि शिवा, बहुत से विपक्षी नेता थे। और नैरेटिव क्या था? हर किसी के भाषण का नैरेटिव एक ही था, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बचाओ, मोदी हटाओ, तानाशाही हटाओ। 2024 के चुनावों में मैच फिक्सिंग हो रही है। राहुल गांधी ने तो देश में आग लगने वाला बयान भी दे दिया। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, यह देश नहीं बचेगा। रामलीला मैदान वाली रैली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अनाउंस की गई थी, इसीलिए केजरीवाल के लिए नेताओं ने खूब हमदर्दी भी दिखाई। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं। जमीन घोटाले के केस में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी जेल में हैं। इंडी अलायंस के मंच पर मौजूद हर एक नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कईयों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और दूसरी एजेंसियों की जांच चल रही है, चाहे वो राहुल हो, सोनिया हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती हो। इसीलिए जब मेरठ से नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का आगाज करने पहुंचे तो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने एक्शन को ही नैरेटिव बना दिया। मोदी ने इंडी अलायंस के नेताओं के इस जमावड़े को भ्रष्टाचारी बचाव का खेमा कह दिया। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है?
क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी अपने खिलाफ तैयार हुए ऐसे नैरेटिव को एक झटके में पलटने के लिए माहिर हैं। मोदी ने आज यह बता दिया कि 24 के चुनाव में उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन को बना लिया है। असल में आज के इन दो रैलियों से दोनों ही खेमों के नैरेटिव तय हो गए हैं। 2024 के चुनाव में जब विपक्ष लोकतंत्र बचाओ की बात करेगा तो मोदी भ्रष्टाचार हटाओ का नारा देंगे। मोदी विरोधी तानाशाही की बात करेंगे तो मोदी विकसित भारत की बात करेंगे। विरोधी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात करेंगे तो मोदी लूटे हुए पैसे पर बात लेकर जाएंगे। विरोधी इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र करेंगे तो मोदी परिवारवाद की बात उठाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं। और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 और 19 में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत मेरठ से ही की थी। मोदी को उम्मीद है कि तीसरी बार भी मेरठ उनके लिए लकी साबित होगा और 24 के चुनाव प्रचार की इस पहली रैली में नरेंद्र मोदी ने देश को आज एक नई गारंटी दी है। मोदी ने आज दावा किया कि भ्रष्टाचारियों ने जो पैसा लूटा है वो देश की जनता को लौटाया जाएगा। मोदी ने अपनी इस पूरी योजना का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन ये साफ कहा कि जिसका पैसा लूटा गया उनको वापस मिलेगा। मोदी के दावों से यह साफ है कि उनके दिमाग में कोई बहुत बड़ी योजना चल रही है। मोदी पिछले कुछ दिनों से लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं। साथियों, मैं भ्रष्टाचारियों पर सिर्फ कार्यवाही नहीं कर रहा, लेकिन मेरे देशवासी मेरी बात समझ लीजिए। मेरी गारंटी है इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। कांग्रेस की सरकार के दौरान गरीबों का, छोटे निवेशकों का, बैंकों का हजारों करोड़ रुपए हड़प लिया गया था। आपको खुशी होगी साथियों, हमने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करके 17,000 करोड़ रुपए, कितने
17,000 करोड़ रुपए। कितने 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने उन जिनके पैसे गए थे उनको वापस लौटा दिया है। इधर अकेले मोदी हैं, दूसरी तरफ पूरा इंडी अलायंस है जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक के नेता शामिल हैं। देश में तो नैरेटिव मोदी वर्सेस ऑल का भी जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि एक अकेले मोदी से भिड़ने के लिए यह गठबंधन बना लिया। इंडी अलायंस में शामिल नेताओं की दिक्कत यह भी है कि वो इस मंच पर तो एक दिखते हैं लेकिन राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इंडी अलायंस के मंच पर सोनिया गांधी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन पंजाब में आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इसी तरह से रामलीला मैदान में ममता बनर्जी के भेजे नेता मौजूद थे, लेकिन बंगाल में दीदी कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के खिलाफ लड़ रही हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में भले ही कांग्रेस और लेफ्ट के नेता एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन केरल में कांग्रेस और लेफ्ट अलग अलग लड़ रहे हैं। तो जनता के बीच यह भी तो नैरेटिव बनता है कि जब इन नेताओं के बीच चुनाव लड़ने पर ही सहमति नहीं है, तो फिर कल को अगर सरकार बन गई तो कैसे चलाएंगे। ये मतभेद तो रामलीला मैदान के मंच पर भी दिखे। पहले मंच पर अरविंद केजरीवाल का पोस्टर लगा हुआ था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। मंच पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की टसल भी दिख रही थी। रामलीला मैदान में भले ही इंडी अलायंस की पार्टियों के सभी नेता मौजूद रहे हों, लेकिन कांग्रेस और आप के नेता सबसे ज्यादा थे। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल मंच पर आसीन थे, जबकि आप की तरफ से भगवंत मान, आतिशी, सुनीता केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। कार्यकर्ताओं में भी सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के ही दिख रहे थे। आम आदमी पार्टी ने इस रैली का प्रचार भी इसी तरह से किया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये आयोजित की गई है। इसीलिए तो मंच पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को न सिर्फ सोनिया गांधी के बगल में बिठाया गया, बल्कि उनसे अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पढ़वाया गया। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे, जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। इंडी अलायंस के इस मंच से मोदी विरोध की बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। बिहार से लेकर कश्मीर तक और तमिलनाडु से लेकर पंजाब तक के नेता मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से भी 3-3 नेताओं को बोलने का मौका दिया गया। सबसे पहले राहुल गांधी आए और 24 के चुनाव से पहले मैच फिक्सिंग वाला नैरेटिव दे दिया। जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर, प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है, क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है।
ऐसा लगता है कि मोदी का 400 पार का नारा विरोधियों को बहुत जोर से चुभा है। इसीलिए मोदी के 400 पार की घोषणा पर पूरा इंडी अलायंस एक ही नैरेटिव पर चल रहा है। राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग की बात की, 400 पार के जवाब में कहा 180 पार नहीं होगा, तो तेजस्वी यादव भी 400 पार पर कह रहे हैं कि ईवीएम की सेटिंग हो चुकी है। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठेगा, काम करेगा। आज यहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार, ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं लोग। मोदी जानते हैं कि विपक्ष को 400 पार के नारे से सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं बस एक ही बात कर रहे हैं, 4 जून को 400 पार। आज भी मेरठ में यही हुआ। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून। दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी का विरोध करने के लिए भगवंत मान भी आए थे। खबर है कि रामलीला मैदान में भगवंत मान पंजाब से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर आए थे। उनके सामने भगवंत मान का जोश अलग ही लेवल पर चल रहा था, लेकिन जब मंच पर बोलने की बारी आई तो बाप की जागीर जैसे शब्द भी बोल गए। लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। मंच दिल्ली में सजा था तो प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इंडी अलायंस के किसी मंच पर प्रियंका दिखती नहीं है, लेकिन दिल्ली में थी। अभी तक भले ही प्रियंका गांधी को कहीं से चुनाव लड़वाने के लिए कांग्रेस ने ऐलान न किया हो, लेकिन यहां भाषण देने के लिए बुला लिया गया और फिर प्रियंका ने मोदी को ही राम और रावण की कहानी सुना दी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था।
सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। रामलीला मैदान में हुई इंडी अलायंस की इस रैली में 5 मांगे रखी गई हैं। भारत के चुनाव आयोग को इलेक्शन में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। चुनाव आयोग को विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को कार्रवाई से रोकना चाहिए। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तत्काल रिहाई की जाए। विपक्षी पार्टियों को वित्तीय रूप से कमजोर करने की कोशिशें बंद हों। भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो फंड मिला है उसकी एसआईटी से जांच होनी चाहिए। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, किन किन नेताओं को उन्होंने डराया, ऐसा ही डरा डरा के बहुत से एमपी खरीदा, एमएलए खरीदा और उन्होंने नए सरकारें बनाई। ये है मोदी की नीति और इस मोदी को जब तक आप नहीं हटाएंगे, मोदी के विचारधारा को जब तक आप नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। इसीलिए हमको लड़ना है डेमोक्रेसी बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और संविधान को बचाने के लिए। संविधान है तो आपको रिजर्वेशन है, संविधान है तो आपको मूलभूत जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, वो मिलेंगे और संविधान नहीं है ये कुछ नहीं मिलेगा। जाहिर तौर पर इन मांगों में कुछ भी नया नहीं है। ये वही बातें हैं जो मोदी के ये विरोधी हर रोज अपनी रैलियों में, भाषणों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने सोशल मीडिया पर बोल और लिख रहे हैं। इंडी अलायंस का नेता कोई भी रहा हो, नैरेटिव सबका एक है। ईडी सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वसूला गया है चंदा, इसको दबाने के लिए जो विपक्षी नेता हैं उन पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीड़ित हैं उनको बचाने का काम होगा। मुझे उम्मीद है कि आज जो रामलीला मैदान से संदेश जा रहा है ये देश के कोने कोने मर जाएगा और जब चुनाव शुरू हो गया है तो वोट पड़ेगा तो न केवल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी साफ होगी बल्कि देश से भी भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। नरेंद्र मोदी आज यूपी में थे, लेकिन बात समंदर में बसे एक टापू की कर रहे थे। उनकी बात सुनकर इंडिया अलायंस को चक्कर आने लगा। बात ही कुछ ऐसी हुई। मोदी ने कांग्रेस के बारे में क्या बता दिया कि साउथ की 130 सीटों पर पूरा गेम ही बदल गया। साउथ में मोदी लहर समंदर तक कैसे पहुंच गई? एंटी मोदी मोर्चे को डर क्यों लग रहा है? पूरी डिटेल जानने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। क्या दक्षिण भारत में मोदी लहर 400 पार करा देगी? क्या तमिलनाडु में अन्नामलई का मैजिक पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा? क्या साउथ की 130 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें मोदी लाएंगे? नरेंद्र मोदी उत्तर से हुंकार भरते हैं तो असर दक्षिण के समंदर तक दिखाई देता है। शौर्य की इस धरती से आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कैसे कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। उत्तर भारत में मोदी की बम्पर जीत पर न कोई डाउट है न कोई इफ बट, लेकिन असली लड़ाई दक्षिण भारत में है।
पहले चरण में दक्षिण भारत की 42 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें तमिलनाडु की 39, अंडमान निकोबार की 1, लक्षद्वीप की 1 और पुडुचेरी की 1 सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अब सिर्फ 19 दिन बचे हैं। सबसे बड़ा दांव तमिलनाडु में लगा है, जहां एक महीने में नरेंद्र मोदी 7 दौरे कर चुके हैं। वो जहां भी गए वहां 400 का नारा जमकर लगा। भीड़ ऐसी हुई कि द्रविड़ पार्टियों के भी होश उड़ गए। मतदान से ठीक 19 दिन पहले तमिलनाडु में चुनाव का मुद्दा क्या है, ये प्रधानमंत्री के ट्वीट से समझ लीजिए। कच्चा थीवू अचानक क्यों ट्रेंड कर रहा है? कच्चा थीवू द्वीप 285 एकड़ में फैला है, जो रामेश्वरम से 19 किलोमीटर दूर है और श्रीलंका के जाफना से 16 किलोमीटर दूर। ये भारत के लिए सामरिक और आर्थिक दोनों जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है, लेकिन 1974 में इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को सौंप दिया था। बीजेपी अब तमिलनाडु समेत पूरे भारत में इसे मुद्दा बना रही है। 50 साल पहले देश के साथ धोखे का हिसाब मांग रही है। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। 1974 में जब इंदिरा गांधी ने कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपा तो कहा गया कि जमीन श्रीलंका को दी गई है, लेकिन भारतीय मछुआरे वहां मछली पकड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की इस गलती की कीमत भारतीय मछुआरों को जान देकर चुकानी पड़ी। कच्चा थीवू में आए दिन उन पर जानलेवा हमले होने लगे। ये सिलसिला 2014 तक चलता रहा। नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत ने जब श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाया, तब कहीं जाकर हत्याओं का दौर बंद हुआ। कच्चा थीवू द्वीप को भारत से काटने का मुद्दा सिर्फ तमिलनाडु से नहीं जुड़ा है। इससे तमिलनाडु के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और केरल के मछुआरों पर फर्क पड़ता है। इस मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु की 39, तेलंगाना की 17, आंध्र प्रदेश की 25, केरल की 20 और पुडुचेरी की 1 सीट पर इंडिया अलायंस की हार तय कर दी है। इसका इंपैक्ट कर्नाटक तक जाएगा। मतलब साउथ की 130 सीटों पर राष्ट्रवाद और मछुआरों का मुद्दा उछालकर मोदी ने बढ़त बना ली है। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं। तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं। इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी उनकी पाप के
जब बात आती है तो कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। डीएमके जैसे दल जो कांग्रेस के साथी हैं, वे भी मुंह पे ताला लगा करके बैठ जाते हैं। चुनाव से ठीक पहले कच्चा थीवू के मुद्दे ने कांग्रेस और उसकी सहयोगी डीएमके को बैकफुट पर धकेल दिया है। तमिलनाडु में मछुआरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। फिशिंग इंडस्ट्री का तमिलनाडु की जीडीपी में योगदान 10 से 12% का है। कांग्रेस इस मुद्दे पर फंसती जा रही है। जयराम रमेश आरटीआई के इस खुलासे को वीआईपी ट्रीटमेंट और पीएम मोदी के रिट्वीट को मैच फिक्सिंग जैसे शब्दों से उलझाना चाहते हैं, लेकिन एक ही ट्वीट में शाह ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस इधर उधर की बात न करे, ये बताए कि कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को देने पर माफी कब मांगेगी। देश इस गुस्ताखी की सजा पहले चरण के चुनाव में ही उन्हें देगा। तमिलनाडु की जनता इसे भूलेगी नहीं। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा इंडी गठबंधन जिसने मां भारती का टुकड़ा करके दे दिया, क्या ऐसा गठबंधन देश हित में कोई फैसला ले सकता है? क्या देश का भला कर सकता है? क्या देश को एक रख सकता है? क्या साथियों, इंडी गठबंधन वाले ना देश के जवानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के किसानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के मछुआरों का हित सोच सकते हैं। कच्चा थीवू का मुद्दा फाइलों में ही दबा रहता, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और कोयम्बटूर से उम्मीदवार के अन्नामलई ने आरटीआई लगाई तो वो सच सामने आया जो अब साउथ में चुनाव का पूरा नैरेटिव ही बदल देगा। के अन्नामलई तमिलनाडु की कोयम्बटूर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि अन्नामलई जीत रहे हैं। अब अन्नामलई कच्चा थीवू के मुद्दे पर मोदी को तमिलनाडु में सबसे बड़ी जीत का तोहफा देना चाहते हैं, लिहाजा पूरे राज्य में घूम घूम कर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। In the secret meeting was Kachativu given to Sri Lanka? So उसी समय में कांग्रेस refused to answer. 1974 में पूरा कच्चतीवू was ceded to Sri Lanka. So वो टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was very clear, कांग्रेस गवर्नमेंट, to pacify तमिलनाडु, एक आर्टिकल 6 was inserted. आर्टिकल 6 में क्या लिखा? कच्चतीवू was ceded to Sri Lanka, but कच्चतीवू का फिशिंग राइट्स इंडिया फिशरमैन के पास है। एक साल का बाद 1974, एक साल का बाद आर्टिकल 6 was also secretly taken away. From then Kachativu was fully given to Sri Lanka. Thousands of years Tamil Nadu fishermen had fishing rights. Their fathers, grandfathers, everybody went to Kachativu, Nedundivu, after that they were fishing. Once the right was given to Sri Lanka, then the trouble started. Our fishermen got killed in the high territorial waters, high seas. Only after Modi ji has come, the killing has got stopped. Congress has done a historical blunder, unforgivable blunder, by giving away Kachativu to Sri Lanka, which the people of Tamil Nadu will never forgive. कच्चा थीवू का कांग्रेसी चैप्टर खुलने से पहले तमिलनाडु में बीजेपी ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कम से कम 5 सीट जीत रही थी, लेकिन अब तमिलनाडु में चुनाव का पूरा गेम बदल रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अन्नामलई को कोयम्बटूर छोड़कर बाकी 38 सीटों पर धुआंधार प्रचार करने को कहा है। नरेंद्र मोदी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कोयम्बटूर जीतने का जिम्मा उन्होंने बूथ वर्करों पर डाल दिया है। मुरुगेशन जी, देखिए, अन्नामलई को मैंने पूरे राज्य का काम दिया है, क्योंकि हमें पूरा तमिलनाडु जीतना है, और इसलिए अन्नामलई कोयम्बटूर में अपनी सीट पर समय नहीं दे पाएंगे। ऐसे में वहां का हर कार्यकर्ता मेरे लिए अन्नामलई है। आप सबने अन्नामलई बनके
ये कोयम्बटूर की सीट को जीतना है और इसलिए अन्नामलाई को बताइए कि आप तमिलनाडु के पूरे राज्य में घूमिए, आपको कोयम्बटूर में समय देने की जरूरत नहीं है। हम एक एक कार्यकर्ता मिलकर के कोयम्बटूर को जीत लेंगे ताकि अन्नामलाई को समय मिले, पूरे राज्य में जा सके। मोदी को 400 की गारंटी अब साउथ में मिल गई है। एक महीना पहले जब सर्वे और पोल हुए थे, साउथ में बीजेपी, कर्नाटक में 22, केरल में 3, तमिलनाडु में 5, तेलंगाना में 5, पुडुचेरी में 1 सीट, आंध्र प्रदेश में एनडीए 10 सीट जीत रही थी। लेकिन अब बीजेपी को ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसमें कोई विरोधी मोदी के सामने टिक नहीं सकता। जनता इस बार द्रविड़ पार्टियों को बाय बाय बोलकर बीजेपी को लाने का मूड बना चुकी। सरकार अभी डीएमके की है, लेकिन अभी मोदी जी के राज में जो विकास हुआ है, इसलिए यहाँ की जनता ने भी ऐसा मूड बना लिया है कि अब की बार परिवर्तन होगा। और परिवर्तन में जैसे मोदी जी का मशीन है कि 400 पार, और उस 400 को पार लगाने में अब की बार तमिलनाडु का पूरा सहयोग रहेगा। 100% बदलाव की आहट हो चुकी है। यहाँ पे हमारे तमिलनाडु में जो तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई जी हैं, वो इतना प्रॉपर काम कर रहे हैं, जनता के साथ में रह के डोर टू डोर जाके पब्लिक को एडवाइस कर रहे हैं, समझा रहे हैं और पब्लिक समझ भी रही है। अन्नामलाई जी ने जो पूरे तमिलनाडु में पद यात्रा निकाली थी, उसको लेकर नॉर्थ इंडियन के अलावा जितने भी तमिल वाले हैं वो भी इस बार बीजेपी कर रहे हैं। तो आशा ही नहीं बल्कि अब की बार पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी की सीटें भी आएगी। नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन जब तक साउथ में बड़ी जीत नहीं मिलेगी, ये सपना सपना ही रह जाएगा। – 2019 में साउथ में बीजेपी सिर्फ 29 सीट जीत पाई थी। 2019 में तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। कर्नाटक में बीजेपी ने 25 सीट जीती थी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। तेलंगाना में बीजेपी ने 4 सीट जीती थी। केरल में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। लेकिन अब की बार साउथ में 80 से ज्यादा सीट जीतने का संकल्प है। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून